हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। और केंद्रीय मंत्री परिषद में दोस्तों हम लोग बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 38 तक, और आज से हम क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। और घटना चक्र की सीरीज दोस्तों ये चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय मंत्री परिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है। आपको बताना है निम्नांकित में से कौन सी एक स्थिति सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्थिति कौन सी सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बना। ठीक है, कौन सा नेता बना था? वह कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू थे, जो पहले गृह मंत्री थे, बाद में ये रक्षा मंत्री बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपको बताना है कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। श्री गुलजारी लाल नंदा, और दूसरा है श्री जान मथाई, और तीसरा है श्री कृष्णमाचारी, और चौथा है श्रीमती सरोजनी नायडू। ये चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं बताया गया है। इसका क्वेश्चन स्टार मार्क लगाया गया है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिखा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी थे। आर के षणमुखम चेट्टी थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे थे। और इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। और 1948 में जान मथाई को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्ति किया गया था। ठीक है, ऑप्शन में जान मथाई भी दिया गया है, लेकिन जान मथाई जो है सेकंड वित्त मंत्री थे, और प्रथम वित्त मंत्री आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था। प्रथम वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी। ठीक है, प्रथम वित्त मंत्री थे षणमुखम चेट्टी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में दोस्तों पूछा है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री यही थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। ठीक है, 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। आपको ये बताना है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। CS भाभा के यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो भिन्न था, बाकी सबका पोर्टफोलियो सेम था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? 12वें प्रधानमंत्री हो जाएंगे देवे गौड़ा जी थे। ठीक है, ये 12वें प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रम के साथ सुमेलित करना है। आपको बताना है कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन से टाइम था, आपको ये बताना है। चलिए ठीक है, पहले है देवे गौड़ा। ठीक है, देवे गौड़ा का कार्यकाल कब से कब तक था? 1996 से 1997 तक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला का डी हो जाएगा। और दूसरा है चंद्रशेखर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1990 से 1991 तक। ऑप्शन नंबर इनका सी सही हो जाएगा।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल कितने मतलब कब से कब के बीच था? 1998 से 2004 के बीच था। 1998 से 2004 के बीच था। यहाँ पर 1999 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1900 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, थर्ड का ए सही हो जाएगा। और चौथे हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल, इनका कार्यकाल था 1997 से दोस्तों 1998 के बीच। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर। और अगले हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका कार्यकाल था 1989 से 1990 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल दोस्तों था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कौन सा सही होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये बताना है। कौन एक से बार अधिक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू भी एक से अधिक बार हैं, और इंदिरा गांधी भी, और गुलजारी नंदा भी, और अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चारों के चारों प्रधानमंत्री एक से अधिक बार प्रधानमंत्री ये नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में ये पूछा है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? ठीक है, एक से अधिक बार किन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री का पद धारण किए थे, कौन कौन से ऐसे थे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, एक से अधिक बार जो प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, तीसरा हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, और चौथे हो जाएंगे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, और पांचवें हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो ये एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? यहाँ पर बताना है भारत के कौन से प्रधानमंत्री थी जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुआ था। तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनका मृत्यु देश के बाहर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो बताना है कौन प्रधानमंत्री ऐसा था जो बनने से पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था। वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रशेखर जी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के वो मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो अभी ऑप्शन नंबर हम बताए थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जी थे, लोकसभा के सदस्य थे ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ प्रधानमंत्रियों में से कौन से प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी थे, जो संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो ये आपको बताना है।
तो पहला है बीपी सिंह और दूसरा है आर वेंकट रमण और तीसरा है वाई बी चौहान और चौथा है प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चार के चारों जो हैं संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में कहा गया है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई कौन से प्रधानमंत्री की द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, लेकिन ये कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर घोषित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये नरसिंह राव द्वारा जी थे। इन्हीं के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर मनमोहन सिंह के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ये तो कथन सही है। और दूसरा दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ये भी सही है। और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये गलत हो जाएगा। तो ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और चौथा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी पूछा है गलत के बारे में, गलत हो जाएगा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बताना है। ये थे असम से राज्यसभा के सदस्य रहे हैं ये। ठीक है, असम से राज्यसभा के ये सदस्य रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कथन और कारण के बारे में बताना है, कथन सही है या कारण सही है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों कथन में दिया हुआ है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कथन में दिया है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, तो कथन दोस्तों सही हो जाएगा। और कारण में दिया है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, तो कारण में दिया हुआ है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो दोस्तों कारण भी यहाँ पर सही है, लेकिन क्या कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है, ये भी आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर कारण जो है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कथन में दिया है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो कथन में दोस्तों दिया है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। ठीक है, राजनीतिक निर्णय है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, और कारण में दिया है उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। ठीक है, उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, कारण भी सही हो जाएगा। लेकिन क्या कारण कथन का स्पष्टीकरण करता है? नहीं, कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बाकी संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन जो है उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित
है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या यह पदेन अध्यक्ष होता है? गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिया है इसको आपको बताना है। पूछा है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। और दूसरा है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कथन और कारण के बारे में पूछा है। ठीक है, कथन और कारण के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर किसके संबंध में पूछा है? कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, कथन कारण का क्वेश्चन नहीं है, 4 कथन दिए हैं। चारों कथन में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कैबिनेट समिति के संबंध में। ठीक है, कैबिनेट समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहला कथन दिया है संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या कैबिनेट समितियों का उल्लेख है? नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और दूसरा बताया गया है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। ठीक है, कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर जो 3 है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कथन का जो 3rd स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। और कथन चौथा जो दिया है, चौथा में है संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, संसदीय मामलों के समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कथन 3 और कथन 4 दोस्तों गलत हो जाएंगे और कथन 1 और कथन 2 सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प दोस्तों यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 सही हो जाएंगे और लेकिन कथन 3 और कथन 4 यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कथन और कारण का भी क्वेश्चन पूछा है और सिर्फ कथन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल सचिव जो है, मंत्रिमंडल सचिव जो है उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन से संविधान संशोधन में ये कहा गया था। तो ये 91वां संविधान संशोधन था जिसमें ये कहा गया था कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी। ठीक है, अभी ये जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन आया था, तो आप सबको पता है 91वां संविधान संशोधन ये हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की संख्या 18 थी, तो स्टेटमेंट एक सही हो जाएगा। और वर्तमान में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी है? 36 है। वर्तमान में मंत्रालयों की कुल संख्या 36 है, ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम वर्तमान में कुल मंत्रालयों की संख्या की बात करें, ये 36 नहीं है, ये 51 हो गई है अब। ठीक है, 51 हो गई है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो श्वेत पत्र आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये आपको बताना है। तो किसकी रिपोर्ट पर ये आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर ये आधारित था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। ठीक है, पहला दिया है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना। ठीक है, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा यहां पर सही हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा। तो केवल पहला और तीसरा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। अध्यक्ष कौन होता है इसका? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, जस्ट अभी ऊपर पूछा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया, तो 1951 में ये सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है। यहां पर बताया है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहां पर सुमेलित नहीं करना है, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है जेएल नेहरू शांतिवन, ये सही है। और दूसरा है एलबी शास्त्री, ये विजय घाट है, ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल है, लेकिन राजीव गांधी जो है कर्मभूमि से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी का अगर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, राजीव गांधी कर्मभूमि से ना होकर समाधि स्थल वीरभूमि है। ठीक है, ना कि कर्मभूमि से, तो समाधि स्थल वीरभूमि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है
लास्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? मैं तो ये बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों ये 74 क्वेश्चन थे इसके। और अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक लेखा परीक्षक। ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। और अगर दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।